आपका स्वागत है। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पर संगीन आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय पंडित राय मुंडे की साली है। और इस खबर को एपीएन ने कल सुबह से ही सुर्खियां बनाया है। इस खबर को एपीएन ने तब उठाया जब उसके हाथ मंत्री के खिलाफ ओशिवारा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद भी महिला की बात नहीं सुनी गई। मंत्री के रसूख के आगे प्रशासन बौना दिखाई दिया। अब महिला ने अदालत की तरफ रुख किया है। महिला ने हर उस शख्स के पास गुहार लगाई है जिससे उसे न्याय की उम्मीद लग रही थी। मीडिया में खबर आने के बाद मंत्री अपने दामन को बेदाग बता रहे हैं। धनंजय मुंडे कह रहे हैं कि हमें फंसाने की साजिश है। दरअसल प्लेबैक सिंगर ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय पंडित राव मुंडे पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिंगर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए मंत्री के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करा चुकी है। आपको बता दें कि सिंगर ने पुलिस पर भी मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर गायिका ने मंत्री के खिलाफ शिकायत की कॉपी भी शेयर की है जिसमें उन्होंने मंत्री पर बलात्कार और ब्लैकमेल का आरोप लगाया। ट्विटर पर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस पर भी मामले में उदासीन होने का आरोप लगाया है। वहीं एक ट्वीट में महिला सिंगर ने आरोप लगाया कि पुलिस एनसीपी नेता के खिलाफ उनकी शिकायत ही स्वीकार नहीं कर रही। मुंबई पुलिस एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट में टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर मुंडे के खिलाफ उनकी शिकायत स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया गया है। महिला अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की गुहार लगा रही है। महिला ने शिकायत की कि धनंजय मुंडे उसके जीजा है और उन्होंने शादी करने के बहाने उसका यौन शोषण किया और रेप किया। पीड़िता ने लिखा कि वो पहली बार 1997 में मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने घर पर धनंजय मुंडे से मिली थी। उस वक्त वो सिर्फ 16-17 साल की थी। 1998 में धनंजय मुंडे ने उसकी बहन से शादी कर ली, लेकिन 2003 में उसकी बहन मां बनने वाली थी तो वो इंदौर चली गई। उस समय धनंजय मुंडे ने घर आना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मुंडे ये जानता था कि वो घर में अकेली रहती है, इसलिए उसने उसके साथ रेप किया और उसका कई दिनों तक यौन शोषण भी किया। पीड़ित महिला के मुताबिक एनसीपी नेता इसके बाद उसे रोज फोन करते और उन्होंने उसे भरोसा दिया कि वो उसे प्यार करते हैं। मुंडे ने उसे बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनाने का लालच भी दिया। आपको बता दें कि कई गंभीर धाराओं के तहत सीएम उद्धव ठाकरे के मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिला के आरोप के बाद धनंजय मुंडे ने सफाई देते हुए कहा कि दुष्कर्म का आरोप बेबुनियाद है। हालांकि उन्होंने गायिका की बहन से संबंध में होने की बात स्वीकार की है। मुंडे ने कहा कि साल 2003 से उसकी बड़ी बहन के साथ उनका संबंध है। ये मेरे परिवार, पत्नी और मित्रों को भी पता है, लेकिन गायिका महिला साल 2019 से पैसे की मांग कर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसका भाई भी इसमें शामिल है। मेरी शिकायत ये होती है कि उसने जो मुझे बचपन से कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा और 2009 में इंदौर की चीज को जिंदगी अपनी जिंदगी जी नहीं किया। फिर वो मुझे ढूंढता होगा तो 2013 में इंदौर आया तो उससे मुझे पैसा मुझे बहुत ही मदद मिला। मेरे साथ सेक्स किया, सब कुछ किया। पहले मैं बहुत छोटी थी जब बातें की मेरे साथ प्रॉपर फर्स्ट टाइम इसने मेरे साथ रेप किया था। और उसके बाद मेरी सिबलिंग शादी थी और अदिति सिंह जी की मदद वो भी सीखने के लिए आगे नहीं। उसके बाद रिपोर्टर वाले लोग रहते थे और मुझे दवा के लगता था कि मुझे इंतजार छोड़ना। वैसे कि मैंने जो उससे कहा तो मेरी तो आपकी शादी कभी नहीं रहे हुए इतनी परेशानी मैं अपनी रखा से जो आपने कहा था आपने कुछ नहीं किया। तो वो बोलता है कि मैं नहीं हूँ तो मुझे मर्द की क्या जरूरत है, मुझे आदमी उसका क्या करेंगे मुझे मैं हूँ तो मैं उससे शादी करूंगा। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे पर जो आरोप हो रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता संस्कृति को धक्का पहुंचा है। उनके वैसे ही 2 पत्नियों के साथ संबंध अब तीसरी महिला आरोप कर रही है। जब तक यह आरोपों से मुक्त नहीं होते उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
और इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी, ये पीड़िता के एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, और हमारे साथ मंजुला गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, ये भी अधिवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश त्रिपाठी जी, जो पीड़िता है उन्होंने केस दर्ज करवाया है धनंजय मुंडे के खिलाफ, क्या आप विस्तार से बता सकेंगे कि क्या केस था, क्या क्या धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्या कहना है पीड़िता की तरफ से? जो हमने हमारी क्लाइंट यहाँ पे किया है, यौन उत्पीड़न है, जबरदस्ती उसके साथ ला करके रेप किया गया है, किया गया है, उसकी बनाई गई है और उस वीडियो क्लिपिंग के आधार डरा धमका करके पिछले बच्चों के साथ रेप किया गया है। इनिशियली अगर आप उस कंप्लेंट देखेंगे तो उसमें जो आरोप लगाया गया है उसमें यह बताया है कि 1993 में उसकी बहन के साथ में धनंजय मुंडे के नैतिक संबंध थे। बाद में उन्होंने उस महिला को मुंबई, उसकी सिस्टर से 2 बच्चे पैदा किए जो मीडिया के सामने, लेकिन कोर्ट में उस बड़ी बहन का जो केस चल रहा है उसने किया कि मेरी पत्नी है। एक तरफ माननीय मंत्री जी मीडिया में आके बताते हैं कि पत्नी है और बहन के बच्चे मेरे बच्चे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में जो मामला चल रहा है वहां पे वो इग्नोर करते हैं कि बच्चे तो मेरे हैं लेकिन मेरी पत्नी नहीं है। हमारे क्लाइंट के साथ में जब पहली बार उसकी बहन प्रेग्नेंट थी और उसकी देखभाल करने के लिए इंदौर से मुंबई आई थी जी। उसकी बहन जब हॉस्पिटल गई और अकेली थी, उसकी उम्र तकरीबन 30 की होगी। माननीय मंत्री जी ने उसकी संबंध बनाया जी। उसके बाद जब उसकी बहन वहां और जब घर में बाहर जाया करती थी, महीना वो मुंबई में अपने बहन के साथ थी, उन्होंने जबरदस्ती उसके साथ उन्होंने जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, वीडियो निकाल के रखा था, आधार पर उसको डरा के उसके साथ संबंध बनाया। तो एक फेसबुक पर माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि हमारे चित्र को आई है जी। आप देखिए, इनकी एक पत्नी इनके मूल गांव में है, दूसरी महिला के साथ आपने 2 बच्चे पैदा किया है, तीसरी महिला ये जो कंप्लेंट, तो हमारे महाराष्ट्र शासन के जो सामाजिक न्याय मंत्री जी 3 पत्नियां 3 संबंध है और मीडिया के सामने आप आकर के कि हमारे चरित्र को जा रहा। उस महिला को पहले धमका करके उसके साथ बनाया गया। उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आप फिल्म में करूंगा। उन्होंने चलाया, डायरेक्टर से मिलवाया और इस बहाने झांसा देकर के उसके साथ उन्होंने बनाया जी। जब पहली बार उसके साथ बनाया था और 2-3 महीना इन्होंने बाद में जब इंदौर चली गई और इन्होंने यहाँ से इंदौर गए, जाकर के उनके 2-4 से थी कि बहन को बिना बताए हमारी क्लाइंट को गेस्ट हाउस में रखा। वहां पर जब इनको मिलने के समय नहीं मिल पाता जो हॉस्टल था, तो इन्होंने भाड़े का रूम तो लाया और रात में उसके घर पे के साथ में रहते थे। उसके साथ जब भी शारीरिक संबंध बहुत बार इन्होंने बना के रखे। जब कभी भी वो इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी तो डराया जाता था, सर कभी उससे मिल नहीं पाते थे, उसको वीडियो कॉलिंग करते थे, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, और उसको बोलते थे कि आप अपने सारे कपड़े निकाल करके मोबाइल पर आप उसके लिए उसको प्रताड़ित किया जाता। और अगर आप उसका मोबाइल का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो एक दिन में माननीय जी का 25-25 कार्ड है। आज उस महिला को 13-14 वर्ष से उसके करियर को अच्छा बनाने के नाम पे, शादी करने के नाम पे
ऐसा आशा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। उसके साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाते समय प्राकृतिक किया है जी। उसको जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको दे करके भी किया गया है। तो ऐसे गंभीर आरोप उसके खिलाफ इस मामले में जब हमारी महिला संगठन के द्वारा हम संपर्क किया जी, मैंने इस मामले में माननीय मुंबई होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र HM महाराष्ट्र जो सेक्रेटरी है उनको मैंने कंप्लेंट किया। तब मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट करने, परसों की बात है 11 तारीख, तो 8:30 बजे मैं वहां पहुंचा हूं। लगभग 1 बजे रात हमारे उसका कंप्लेंट इन्वर्ट नहीं किया गया, ये बता करके जी कि हमारा डिस्पैच बंद हो जाता है, हमारा डिस्पैच गायब हो गया है, ऑफिसर्स का हमको इंस्ट्रक्शन नहीं है। रेप ऐसे गंभीर आरोप महिला पुलिस जाती है तो उसके साथ महिलाएं करती हैं जी। वहां पर एक मेल ऑफिसर फिर दूसरा मेल ऑफिसर तीसरा मेल ऑफिसर जो सामान्यतः पुलिस स्टेशन में होता है बार बार, तो ये भी एक सबसे गलत किया गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ललिता कुमारी का हिट है उसमें ऐसा गाइडलाइन है, ऐसा डायरेक्ट ऐसे ऑफेंसेस में तो सीरियस ऑफेंस जो वायलेंट के हैं, रेप के हैं जी, इमीडिएट FIR हमारी लाख कोशिश करने की आज तक जी। बिल्कुल, तो आपकी तरफ से लगातार आरोप भी लगाए गए हैं और जिस तरह से मंत्री ने किया है उसके खिलाफ आपने FIR भी दर्ज कराने की पूरी कोशिश की। मंजुला गुप्ता जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि जो अक्यूज है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एक मंत्री है वो महाराष्ट्र सरकार में, तो ये जो आरोप है ये जुर्म और ज्यादा संगीन हो जाता है। यस, हाँ जी, तो इस आरोप तो संगीन है लेकिन उसके लिए, हाँ बोलिए जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ये जो एक्यूज है ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और जो ये जुर्म है ये काफी संगीन हो जाता है, लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं और आप इस तरह की हरकतें करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जुर्म तो ये बहुत संगीन है लेकिन इसके लिए भी क्योंकि मैंने फैक्ट्स तो नहीं देखे हैं, इसका मुझे पता नहीं है कि किस किस आधार पर उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है कंप्लेंट जी। लेकिन जैसे मैं सुन रही हूँ और जैसे कि मैंने कल से देखा है उसमें अपराध वास्तव में संगीन है और इसके लिए कमिश्नर को जैसे कि FIR कर लेना चाहिए, लेकिन अगर वो FIR नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हमारे कानून में व्यवस्था की गई है, उसके लिए धाराएं दी गई हैं कि वो जाके उसमें अपना अप्लाई करें, वो एप्लीकेशन अपना फाइल कर सकते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के सामने और वहां से आदेश लेकर पुलिस को कह सकते हैं कि आप इनका FIR दाखिल करें, FIR के बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। और पुलिस के पास भी ये आधार है कि पुलिस अगर क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बहुत मैं कहूंगी कि बहुत संगीन जुर्म है, इसके लिए पुलिस के पास भी ऑप्शन है कि वो या तो इसको इंक्वायरी करे पहले FIR लॉन्च करने के पहले और या फिर अपनी जो फर्स्ट FIR है उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन जो करे उसकी रिपोर्ट फाइल करे मजिस्ट्रेट के सामने। उसमें 2 ऑप्शन है उसके पास भी, या तो वो रिपोर्ट फाइल कर सकता है या फाइलिंग केस खत्म करने के लिए भी रिपोर्ट डाल सकते हैं। सो ऑप्शंस जो हैं दोनों पार्टी दोनों तरफ से हैं, दोनों के पास हैं, कानून ने दोनों के लिए दिया हुआ है। इनके पास जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिला है मैं कहूंगी जी, उनको भी वो या तो जैसे मैंने कहा अभी कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जाकर एक अपनी याचिका दाखिल करें और उनसे आदेश लेकर पुलिस को कहें कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसके बारे में खोजबीन कीजिए। और दूसरा है कि जैसे उन्होंने कमिश्नर को लिखा है तो अगर कमिश्नर भी उनकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो सीधा हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और रिट फाइल करने के बाद हाईकोर्ट डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को कि भाई आप इनका FIR
तो लिखिए कम से कम, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके कोई अपना रिपोर्ट फाइल कीजिए। लेकिन मेरा, अगर आप मेरा पर्सनल विचार पूछती हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा अपना विचार ये है कि वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अपना याचिका डाले, वहां से ऑर्डर लेकर पुलिस को, इलाका मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर कर देगी, आदेश कर देगी कि आप इनका FIR लिख लीजिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए, और जो भी रिपोर्ट हो वो फिर वो फाइल करेंगे, दाखिल करेंगे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने। जी मंजुला जी, क्योंकि पीड़िता की तरफ से हमेशा ये कहा जा रहा है कि शादी का बहाना बनाकर उनके साथ यौन शोषण किया गया और उनकी मदद करने का यहाँ पे झूठ बोला गया, तो क्या ये केस फेल्ड प्रॉमिस या फॉल्स प्रॉमिस के दायरे में आता है? देखिए, इस जो आपने अभी तथ्य बताए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें पहली बार जो वो 2003 में या 2000, जब भी उनको पहली बार उन्होंने शोषित किया, पीड़ित उनका शोषण किया, वो एक उनका मैं कहूंगी कि रेप बन जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा है कि ये सब आपको फैक्ट्स को, जो तथ्य है मामले के, उसी को देखकर आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि ये यौन शोषण का मामला है कि या ये उसको उन्होंने डरा धमकाकर ये सब किया, या उनको किसी तरह की का लालच देकर ये सब किया है। तो ये सब आपको जो उसके तथ्य हैं कंप्लेंट के, उसी से ही पता लगेगा। सो आप उसी के ऊपर आप निर्धारित करेंगे। जी बिल्कुल। कोर्ट ने भी इसके बारे में कई अपने विचार निर्णय दिए हैं। जी बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास। रमेश त्रिपाठी जी, सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि शोषण की अगर हम बात करें, यही कहा गया है कि मंत्री ने उनका, पीड़िता का बहुत शोषण किया है, तो किस तरह से शोषित उनको किया है, क्या क्या ब्लैकमेलिंग उन्होंने की है, क्या क्या उन्होंने कहा है जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा? सबसे पहले तो उसको तो वो जवाब दे रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर को आपकी जानकारी इमीडिएट मिली, तो हमारी भाभी को फोन कर मिल रही है कि आप इसका कंप्लेंट पूछा करवा दीजिए। हम लोग क्रिमिनल केस में FIR को एक तरफ पीड़िता है, उसके परिवार को, तो ये बहुत ही दिक्कत है कि जहाँ की सरकार को ऐसे संगीन आरोप पे पीड़िता के साथ चाहिए, वहाँ पे पुलिस या रजिस्टर करती है, ये आरोप है, तो परिवार को लगातार दूसरी बात, हमने परसों कोशिश किया FIR नहीं लगती, फिर हमने ट्वीट किया माननीय पुलिस आयुक्त को, उन्होंने हमको बोला कि पीड़िता का नंबर भेजिए। पीड़िता का नंबर हमने भेजा, पीड़िता का नंबर भेजने के बाद हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने आज तरीका कंप्लेंट प्राप्त कर रहे हैं, मेरी आज तक मामले ये सब घटनाओं के बाद पीड़िता है अर्थात मेंटल ड्रामा है, उसके साथ कभी भी हमारा ऐसा कहना है। अभी बताया कि मेरी जान को कभी रमेश त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मंजुला जी आपसे है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, तो अगर हम पुलिस की बात की जाए तो FIR दर्ज नहीं करने पर पुलिस पर किस तरह का एक्शन हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पुलिस अगर FIR नहीं दर्ज करती है तो पुलिस के लिए हम या तो कमिश्नर को उन्होंने पहले से ही कंप्लेंट दे दिया है अपना, तो हम या तो हाईकोर्ट जा सकते हैं और पुलिस के अगेंस्ट हम वहां से आदेश ले सकते हैं कि भाई आप इनका FIR लिखिए और उसके ऊपर आप उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कीजिए। या फिर दूसरा रास्ता है कि ये इलाका मजिस्ट्रेट जो है इनका, जहां पर इनका पुलिस स्टेशन है, उसका इलाका मजिस्ट्रेट में एक अपनी याचिका दाखिल करें और इलाका मजिस्ट्रेट इनको 156 सेक्शन 156 ऑफ इंडियन पेनल कोड हमारा जो है उसमें
उसके द्वारा इनको आदेश देंगे पुलिस को कि आप इनका कंप्लेंट लॉन्च करिए, एफआईआर दाखिल करिए और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दाखिल करिए, रिपोर्ट दाखिल कीजिए आप। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, रेप और अननेचुरल सेक्स में किन किन सेक्शंस में एक्शन लिया जा सकता है? रेप पे और अननेचुरल सेक्स उसमें 375 में रेप को उन्होंने हमारे कानून में दर्शाया है कि उसको किस किस तरह से हम किस किस तथ्य को हम रेप में मान सकते हैं, और 376 में उसकी सजा भी है। सजा है आपकी 10 साल से आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट माने आजीवन कारावास में आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपको फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। जी। और जैसा कि मैं अभी सुन रही हूं कि उसने उनको ब्लैकमेल भी किया है, उसने उनको धोखाधड़ी भी किया है, जैसा रमेश जी अभी बता रहे हैं, तो उसमें सेक्शन 417, 468 एंड 504 ये सब सेक्शन लग सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास मंजुला जी। जी रमेश त्रिपाठी जी, उनकी कंप्लेंट में जो भी लिखा है। जी बिल्कुल। रमेश त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि एफआईआर, अगर हम एफआईआर की बात की जाए तो दर्ज क्यों नहीं की गई? क्या कारण रहा कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई? मैंने बताया कि जब मैं लोकल पुलिस स्टेशन से अप्रोच किया तो लोकल पुलिस स्टेशन में बताया गया हमारे सीनियर ऑफिसर नहीं है। फिर मैं उनके सीनियर ऑफिसर से जब कॉन्टेक्ट किया तो सीनियर ऑफिसर ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, ट्विटर किया, फिर मुझे बताया गया कि मेरा डिस्पैच काम से बंद हो जाता है। नहीं कर पाए पुलिस स्टेशन में कोई भी आम आदमी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सीआरपीसी हमको राइट देता है कि जब कोई घटना दुर्घटना हो तो इमीडिएटली हमारी कंट्री को इग्नोर करना चाहिए। फिर मुझे बताया कि हमारा जो डिस्पैच का रूम लॉक हो गया, चाबी लेकर के आदमी बाहर चला गया है, तो किस तरह बोल सकते हो, लगातार जो है बोलते रहे। और जी हेलो जी, और लगातार वो टालम मटोल करते रहे। लास्ट में जब 4-5 घंटा बीत जाने के बाद जब मीडिया वाले वहां पे पहुंचे तब उन्होंने बहुत मुश्किल से इन्वर्ट लिया और ये बोला कि इन्वर्ट तो ले रहा हूँ लेकिन मैं इससे एफआईआर नहीं रजिस्टर करूंगा। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने हमारा जो पीड़िता था उसने, उन्होंने बोला कल आप आइए। हम लोग दूसरे दिन जब पीड़िता को लेकर के गए तो वहां पे हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए हमारे पास कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। मंजुला जी, सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई और यही कहा गया कि कल आइएगा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि जो अक्यूज है वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए पुलिस की तरफ से इस तरह का ढीलापन किया गया एफआईआर लिखने में? हो सकता है ये बात, लेकिन मैं एक कंफर्म होकर आपको निश्चित रूप से नहीं कह सकती हूँ जी, लेकिन ये बात हो सकती है कि उनके पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर हो। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये भी है मंजुला जी आपसे कि डिफेंस जो अक्यूज्ड है वो क्या सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है इस केस में? देखिए, जो डिफेंस से अक्यूज हैं वो कह सकते हैं इसमें कि उनकी कंसर्न था, क्योंकि इतनी पुरानी ये घटना है, 2003 और 2000 से ये बोल रहे हैं कि 1997 से ये उसको जानते थे और 2003 में फर्स्ट टाइम ये बोलती है कि इनके साथ रेप हुआ और उसके बाद से ही उसने उनको ब्लैकमेल करना, चीटिंग करना शुरू किया। तो अभियुक्त जो है अक्यूज कह सकते हैं ये बात कि भाई इनकी कंसेंट से ये सब हुआ है, ये जानती थी ये सब के लिए। और अभी जैसे कि मैंने कहा भी है अपने डिफेंस में कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए ये और इनके ब्रदर, इनके भाई दोनों मिलकर इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इनका यही एक डिफेंस हो सकता है कि मुझे ही इनको ब्लैकमेल करते हैं, और इसके लिए भी ये कोर्ट भी जा सकते हैं।
अपनी FIR को कैंसिल कराने के लिए या फिर अपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए? बिल्कुल, फैमिली का कोई लेना जी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ स्नेहा कलिता जुड़ चुकी है, अधिवक्ता है। स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि शिकायत दर्ज करवाने के लिए जब पीड़िता गई थी तो FIR दर्ज नहीं करवाई गई, तो क्या ऐसा कुछ कानून है कि जब शिकायत दर्ज कराई जाती है तो वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है? Yes, of course. It is a must under the mandatory of law कि अगर एक रेप विक्टिम अगर पुलिस स्टेशन में जाते और जो भी है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन जो अभी बताया गया है जी, और पुलिस का ये ड्यूटी है कि ये फर्स्ट हैंड ही उनको कंफर्ट लेवल पे उनके बात सुन के FIR रजिस्टर, दिस इज अ मैंडेटरी। ललिता कुमारी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि इट इज अ मस्ट to register an FIR in these cases. And yes, I would like to say that rape itself is a very serious allegation. And it takes lots of courage for a woman to come out publicly and say that I have been raped, right? And that to complain against a person holding a ministerial post. So वो तो already बहुत influential person है. So therefore it has to be strict investigation which needs to be carried out. और ये भी है कानून में, ये भी हो रहा है सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऑफ 1951 members are if the member is convicted for an offense like rape, then he is been disqualified, he has to be disqualified. So ये काफी बहुत सीरियस इशू है और पुलिस ने इतना नेग्लिजेंसी किया है। एंड आई थिंक द पुलिस पीपल हु वर देयर that time was in charge, they should be suspended और उनको भी इंक्वायरी पे बिठाया जाना चाहिए और there has to be strict action against them. And now अगर आप अभी कंप्लेन को देखेंगे, उनका जो कंप्लेन है, विक्टिम का जो कंप्लेन है, वहां पे वो बोलते हैं कि allegedly she has been forced against her will to have relation with the ex-minister at her sister's place without her consent. तो इस पे तो itself it obstructs the definition of section 375 rape without consent. और सेकंड बात ये भी बोले उन्होंने कि after having this act and her obscene pictures have been clicked, which is again is an offense under Information Technology Act 2000. Section 66E violation पे आ जाता है that taking pics of private parts without consent. And thirdly, I would say that allegedly later on, there has been occasion what she had stated that he had physical relation with her consent under threat and coercion and also under pretext of marriage and allurement of giving opportunity as playback singer. So इस पे तो misconception of fact पे अगर marriage के under pretext of marriage or as a playback singer में that she would be given some chances and all. तो ये सब तो false hope है, false what you call there is no intention to marry. अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट पे और during investigation, then he would be booked under, definitely he would be booked under rape. And the strict, and there would be strict and consequences for this. So I would say that investigation होना चाहिए and also यहाँ पे क्या होता है because ये high profile method होते हैं तो evidence भी बहुत टेम्पर किया जाता है and witnesses को भी influence बहुत ही किया जाता है। तो this two things चुकाती जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि as he is a victim of he is a counsel for the victim, so ये ना हो ये वाला पोर्शन हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। of course जो मंजिला जी ने बताया है कि yes of course the accuser also has his rights, but we need to be so that's why investigation बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जी, that's my view. स्नेहा जी, एक सवाल ये भी है, अगर फेल्ड प्रॉमिस और फॉल्स प्रॉमिस की हम बात करें तो कैसे सिद्ध होगा कि ये फेल्ड या फॉल्स प्रॉमिस का मामला है? It depends on now evidence for ये अभी हम लोग का जो एविडेंस एक्ट है उसमें बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब विटनेसेस को लाए जाएंगे, उनका क्या विटनेसेस है
फॉरेंसिक क्या है फिजिक्स है, तो ये सब फिर लैब में जाते हैं. सो नाउ द पॉइंट इज दैट अभी सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं अगर आपका फॉल्स प्रॉमिस पहले से ही है, इंटेंशन नहीं है, व्हाट शी इज कि जो मेरे को बोला जाता है कि वो मैरिज करने के लिए, बट ऑलरेडी ही इज मैरिड. जी. So अभी ये तो फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, मतलब evidently I have not looked into the matter. What I have seen from the complaint I am telling you that here the false promise he मतलब apparently it looks like it doesn't look like that is a breach of promise. सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि अगर आपका प्रॉमिस आप देते हो फिर उसके बाद अगर नहीं होता है then I mean it's some difficulty of failed promise or in good faith, तब ये रेप के डिफिनेशन में नहीं आएंगे. लेकिन आप अगर पहले से ही आपका अगर इंटेंशन आपका गलत है तो then it can be put under rape and it attract the rape definition. So we need to, I mean the investigation process has to be very very important at this point to see whether he is offender or not. जी. रमेश त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि पीड़िता ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कई लोगों को उन्होंने टैग भी किया है, तो क्या अगर विक्टिम का नाम ना छुपाना चाहे, विक्टिम का नाम ना छुपाना चाहे तो इसके लिए क्या कुछ कानून है? रमेश त्रिपाठी जी. I'm not getting your question. रमेश त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि विक्टिम की अगर हम बात करें, पीड़िता की अगर हम बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कई मंत्रियों को, इवन प्रधानमंत्री को भी उन्होंने टैग किया है, तो क्या ऐसा कुछ कानून है कि अगर विक्टिम अपना नाम ना छुपाना चाहे तो इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है? देखिए, इस केस में जब FIR रजिस्टर हो जाता है उसके बाद then the name of the victim can be disclosed. Since the FIR is not registered and it is not taken readily, the victim has every right to all higher authorities to approach them and take it. और अभी डिस्कशन हमारे एडवोकेट मंजुला ने बताया कि 14 साल के कंप्लेंट था. हमारे पहले जो एडवोकेट ने मैडम ने क्लेरिफाई किया कि आपने जो कंटेंट लिया है, दैट कंटेंट वॉज नॉट ए कंटेंट, द कंटेंट वॉज ऑब्टेन्ड ऑन द फॉल्स प्रॉमिस. If you are telling the content on the basis of the false promise, then this is not a consent in the cases. अगर आप कंसेंट करते हो किसी विक्टिम के साथ में, मैं उसको आपका कैरियर बनाऊंगा, आपके साथ मैरिज करूंगा, जो यू आर अवेयर दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड मैन, then definitely this is not a consent and this is amount of the rape. जी बिल्कुल. सवाल मेरा मंजुला जी आपसे है. मंजुला जी, क्योंकि रमेश त्रिपाठी जी ने भी यही कहा है कि जब उन्होंने कंसेंट लिया था तो उस समय फॉल्स प्रॉमिस किया गया था जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और फॉल्स प्रॉमिस करना इस तरह से, उसके बाद ब्लैकमेल करना, तो अगर ब्लैकमेलिंग की अगर हम बात की जाए तो क्या ब्लैकमेल का भी इसमें मामला बनता है? हाँ, ब्लैकमेल का भी मामला बन सकता है, लेकिन जैसे कि अभी स्नेहा जी ने भी कहा, ये सब आपको एविडेंस के माध्यम से ही रखना पड़ेगा और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बहुत जरूरी है. और इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो एक्यूज हैं, जो अभियुक्त हैं, वो एक अच्छी पोस्ट होल्ड करते हैं, एक मिनिस्टर की उसमें है, इसलिए उनको, जैसा कि अभी स्नेहा जी ने भी कहा था कि वो एविडेंस को जो है तोड़ मरोड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं. इसीलिए इस केस में एविडेंस का बहुत बड़ा रोल है, इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल है. और हम सभी ये चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर ढंग से हो और फिर जो भी अगर सिद्ध होता है कोई भी आरोप तो उसके अंतर्गत अच्छे से अच्छी सजा भी मिले जो भी अपराधी है. तो जैसे कि मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत में हमको लगता है कि हाँ, पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, जी सब कुछ है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन मस्ट है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत जरूरी है और वो भी एक अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए. और जी
मैं लौटूंगी आपके पास मंजुला जी। रमेश त्रिपाठी जी, क्योंकि आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाने की बात की गई थी और लगातार अब क्योंकि मीडिया भी इस खबर को उठा रहा है तो जल्द ही न्याय भी मिले जो भी पीड़िता है, लेकिन सवाल एक ये है कि क्या अब आगे आपका कदम होगा, क्या आगे अब आप करने वाले हैं? मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पुलिस से हम बार बार अप्रोच कर रहे हैं और पुलिस अभी तक नेग्लिजेंट बिहेवियर का अप्रोच है पुलिस का। जी, पुलिस आपको मालूम है कि जब आरोप लगा, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो डेफिनेटली पुलिस उसमें टालम टोल करेगी, कर रही है। कभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता कि हम कोर्ट में जाएं, तो इसके लिए अभी हम इसमें 156 के कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आज दोपहर के बाद तक हम कंप्लेंट या तो कल कंप्लेंट को ड्राफ्ट करेंगे और उसमें हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि 156 ग्रांट करके एंड एफआईआर, जब तक एफआईआर लाज होकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक इस मामले में पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। अगर पुलिस सरकार के दबाव में या किसी जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ये एलिगेशन है जी, उसके दबाव में एफआईआर ही नहीं लाज करेगी तो फिर पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हम जो भी हमारा ऑलरेडी चालू है और हम इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लीट रजिस्टर करके और लेकर आगे को आगे लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। स्नेहा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि बात की जाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, अगर पीड़िता अपने एफआईआर दर्ज कराने जा रही है और नेग्लिजेंस अगर पुलिस की तरफ से मिल रहा है तो कहां पे यहाँ पे कमी रह जा रही है, कहां आपको कमी दिख रही है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है, या क्योंकि जो अक्यूज है वो एक मंत्री पद पर है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इस कारण ये सब चीजें हो रही है? और उसमें कोई खेलते हुए शॉट नहीं है उस टाइप का, खेलते वाला है। स्नेहा जी, स्नेहा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तुम्हारा संपर्क टूट रहा है। मंजुला जी, सवाल मैं आपसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मंजुला जी, एक तरफ बात की जाती है वुमेन एम्पावरमेंट की, ये कहा जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, सशक्त करेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से अगर इस तरह का नेग्लिजेंस होती है, इस तरह का बिहेवियर है, बातों को काट दिया जाता है, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अगर नहीं किया जाता है, क्योंकि पीड़िता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमको यही कहा गया कि कल आना, अगर दूसरी डेट दी जाती है तो कहाँ यहाँ पे आपको कमी दिखाई देती है? देखिए, इसमें कमी सबसे बड़ा तो पुलिस के लिए ही है, क्योंकि पुलिस चाहे ये बात सच है या गलत है, मैं अभी इस पर अपना राय नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो ये इस तरह का, इस प्रकार का एलिगेशन है, इस प्रकार का उनका कहना है कि उनके साथ अगर ये सब घटनाएं हुई हैं तो पुलिस को तुरंत उसको एफआईआर को लॉन्च कर लेना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस लिखेगी नहीं तो उस लड़की को न्याय कैसे मिलेगा? जी, लिखना तो पुलिस का कर्तव्य है, उसको लिखना ही चाहिए, और लिखना भी इस तरह के केस में, एटलीस्ट 376 के मैटर में, रेप केस में, तो पुलिस को सबसे आगे बढ़कर किसी महिला ऑफिसर के माध्यम से, या जैसा कि अभी स्नेहा जी ने भी कहा था कि इस तरह के केसेस में ये मैंडेटरी है कि एक महिला साथ में रहे, कंप्लेंट उनको लिखना ही लिखना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करना ही करना चाहिए, उसके बाद उनको अभी तक मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो होगा उसके लिए मैं नहीं अभी कह रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसको कम से कम इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट तो कोर्ट में देना चाहिए था। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये उनकी तरफ से नेग्लिजेंस है, उनकी तरफ से जेल से कानून का पालन नहीं हो रहा है पुलिस की ओर से। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि अभी रमेश जी ने कहा कि उनके पास एक यही ऑप्शन है कि वो 156(3) में इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अपनी याचिका दाखिल करें और
वहां से आदेश लेकर पुलिस को मजबूर करें कि वो उनके एफआईआर लिखे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य यही है कि अगर कोई पीड़ित पास आ रहा है तो उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं स्नेहा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कारण रह जाता है यहाँ पर कि अगर अक्यूज एक मंत्री है, एक पद पर बैठा है, तो उसके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी? क्या कारण यहाँ पर रह जाता है? स्नेहा कलिता जी, एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। Yes, I just wanted to give this amendment Act 2013, मतलब अभी जो आया है 2013 में, it gives all the right to fight. तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है for the police, यहाँ पे ये भी बोला है कि मतलब अगर आप जुरिस्डिक्शन के बाहर भी हो, then also you can approach any application and to lodge the FIR. And secondly, if nothing FIR, then that particular police officer एक उम्मीद सिर्फ सबसे पहले उम्मीद यही बनती है पीड़िता के पास कि वो पुलिस के पास जाएगी, एफआईआर दर्ज कराएगी, लेकिन अगर इस तरह का नेग्लिजेंस होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता उनको अपनाना पड़ेगा। स्नेहा जी, रमेश त्रिपाठी जी और मंजुला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस खबर से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पर संगीन आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी साली थी, और काफी सवाल यही उठता है कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एपीएम ने भी इस खबर को तब उठाया जब एपीएम के हाथ मंत्री के खिलाफ ओशिवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, और मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से यही किया जा सकता है कि जो पीड़िता है उसकी मदद की जाए और पीड़िता की आवाज आगे तक पहुंचाई जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।